विद्यार्थियों, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम भौतिक भूगोल की विषय वस्तु को देख रहे हैं। उसके अंतर्गत नदियों के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों तथा उसकी कार्यप्रणाली को हम देख रहे हैं। आज व्याख्यान श्रृंखला 59 के अंतर्गत हम नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन करेंगे और इस अध्याय के अंतर्गत अपरदन से निर्मित स्थलाकृति को विशेष रूप से देखेंगे। तो विद्यार्थियों, इसके अंदर में हम आज जो देख रहे हैं कि नदियाँ जो अपने कार्य को 3 प्रकार से कार्यरत करती हैं, जो अपरदन होता है, परिवहन होता है, निक्षेपण होता है। इस दौरान नदी को कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है और उससे धरातल पर विशिष्ट प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। उन स्थलाकृतियों में सबसे सर्वप्रथम है वो वी आकार की घाटी है, जिसे वी शेप वैली भी कहते हैं। नदी अपने उद्गम के आरंभिक स्थलों पर युवा अवस्था में यानी कि तरुण अवस्था में लंबवत यानी कि डाउनवर्ड इरोजन करती है। क्यों? कि नदी को अपने आधार तल को प्राप्त करने के लिए या समुद्र तल की जो ऊंचाई है उस तक की जो प्राप्त विषमता है उनको समाप्त करने के लिए वो सबसे पहले जैसे ही प्रभावी होती है वो डाउनवर्ड यानी कि लंबवत या निम्नवर्ती कटाव करती है, जिसके कारण से वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। इसे नदी का नेगेटिव लैंडफॉर्म भी कहा गया है। इसकी दीवारें तेज ढाल वाली, लंबवत अपरदन अधिक तीव्र होने से तथा क्षैतिज अपरदन अपेक्षाकृत कम होने से निर्मित होती है। नदी की युवावस्था में अत्यधिक तीव्र ढाल वाली वी आकार की घाटी, प्रौढ़ावस्था में अधिक खुले आकार की तथा वृद्धावस्था में चौड़ी वी आकार की घाटी और लगभग समतल घाटी का निर्माण होता है। वी आकार की घाटी को आकार की दृष्टि से 2 मुख्य भागों में बांटा गया है, जो क्रमशः गॉर्ज या जिसे कंदरा कहते हैं और दूसरा कैनियन कहते हैं। गॉर्ज इसका निर्माण पर्वतीय भागों में जो कठोर चट्टानों के वाले भागों में तीव्र तथा खड़े किनारे वाले ढाल वाले होने पर होता है तथा गहराई इसकी अत्यधिक चौड़ाई संकीर्ण होने के कारण से इस संकीर्ण लंबी गहरी घाटी को गॉर्ज कहते हैं। प्रपातों के पीछे हटते जाने से नदी के शीर्षवर्ती अपरदन से भी गॉर्ज का निर्माण होता है। इस प्रकार इसमें नदी की चौड़ाई जो है की अपेक्षा गहराई काफ़ी गहरी होती है। जर्मनी में राइन नदी का गॉर्ज बिस्बेन से बॉन तक फैला हुआ है तथा स्विट्जरलैंड में आर नदी का गॉर्ज लगभग 2100 मीटर गहरा है। गॉर्ज का निर्माण उन प्रदेशों में भी होता है जहां भूपटल में उत्थान के साथ बहने वाली नदी लंबवत अपरदन द्वारा घाटी को गहरा लगातार करती जाती है। भारत में हिमालय में बहने वाली सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, भागीरथ नदी, अलकनंदा नदियाँ में गहरे गॉर्ज पाए जाते हैं। क्यों? कि यहाँ पर हिमालय के विकास के साथ साथ इन नदियों ने अपनी पूर्ववर्ती जो बहने वाली जो धारा प्रवाह था उसको बनाए रखने के लिए वो लगातार नीचे की तरफ गहरा काटती गई, जिसके कारण से बहुत गहरे गॉर्ज बनाती हुई ये नदियाँ बहती हैं। इनकी गहराई लगभग 5000 मीटर से भी अधिक है। तो और मुख्यतः जो गॉर्ज हैं वो मुख्यतः आर्द्र प्रदेशों में अधिक पाए जाते हैं। ये ऑब्वियस है कि नदी का जो कार्य है वो मुख्यतः आर्द्र प्रदेशों में ज़्यादा सक्रिय रूप से कार्य रहता है। जो कैनियन जो दूसरे प्रकार की वी आकार की घाटी का रूप है, यह स्पेनिश भाषा के कैनन शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है गंभीर खड्ड होता है। वास्तव में गॉर्ज का व्यापक व गहन रूप ही कैनियन है और संरचनात्मक रूप से गॉर्ज और कैनियन में आधारभूत अंतर नहीं होता, केवल विस्तार की दृष्टि यानी कि गहराई की दृष्टि से में अंतर पाया जाता है। यह अपेक्षाकृत वी आकार से निर्मित गॉर्ज से भी अधिक सकड़ी होती है, जिसके दोनों किनारे लगभग खड़ी दीवार की भांति होते हैं। नदी का जल दोनों किनारों को स्पर्श करता हुआ पतली धारा के रूप में गिरता है। इसका निर्माण मुख्यतः शुष्क व अर्धशुष्क भागों में कठोर चट्टानी क्षेत्रों में होता है, परंतु इनका उद्गम दूरस्थ आर्द्र प्रदेशों में होता है। क्योंकि नदी शुष्क प्रदेशों में आने पर अपेक्षा क्रिया अपेक्षाकृत कम होती है, जिससे घाटी के किनारों की प्रवणता तीव्र बनी रहती है।
संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्रैंड कैनियन, जियोन कैनियन, चैली कैनियन प्रमुख इस प्रकार के कैनियन के उदाहरण हैं। इसके बाद में हम देखते हैं तो दूसरी प्रमुख जो नदी के अपर्दन कार्य से निर्मित स्थलाकृति है वो है जल गर्तिका तथा अवनमित कुंड। नदी की जो तली है उसमें कठोर चट्टानी संरचनाओं के मध्य में स्थित कोमल शैलों में जल के भंवर द्वारा जल के भंवर बन जाता है और उसमें स्थित कंकड़ पत्थर आदि शैल पदार्थ है वो बर्मे की भांति कार्य करते हैं। यानी कि वो एक छेदन यंत्र के माथे गोल गोल घूम के बड़े बड़े गर्त बनाते जाते हैं और उस गर्त बनाते जाने के कारण से छोटे छोटे गर्त उसकी तली में बन जाते हैं, वो जल गर्तिका कहलाती हैं। ये सामान्यतः इन गड्ढों को से तली चौड़ी तथा मुंह सकड़ा होता है। ये गड्ढे गहरे तथा बेलनाकार के हो सकते हैं। ये गर्त क्रमशः विकसित होकर जलज गर्तिका के रूप में बड़े आकार के गर्त में बदल जाते हैं और इन गर्तों का व्यास व गहराई क्रमशः बढ़ते जाने पर इन्हें प्रपात कुंड या अवनमित कुंड बन कहते हैं। यानी कि नदी की तली में मुख्यतः जो कंकड़ पत्थर चलते हैं वहाँ पर कोमल चट्टानें जब पाई जाती है तो उनका अपर्दन अपेक्षाकृत अपने समीपवर्ती कठोर चट्टानों के मुकाबले तीव्र होता है और जल्दी शीघ्रता से हो जाता है। तो वहाँ पर वो जल है वो गहरे भंवर के रूप में बहने लगता है और जितने कंकड़ पत्थर हैं वो गोल गोल उसमें घूमने लगते हैं और उसमें क्रमशः आकार में वृद्धि करते रहते हैं। तो यही जो वृद्धि करते जाने के बाद जो जल गर्त हैं, जल गर्तिकाएँ हैं, वो क्रमशः अवनमित कुंड के रूप में यानी कि व्यापक प्रकार के कुंड के रूप में बदल जाते हैं। इसके बाद में जो तीसरा है जिसे रैपिड्स कहते हैं या शुप्रिकाएँ कहते हैं। शुप्रिकाओं को द्रुतगामी भी कहते हैं। यानी कि इसमें जो शिप्रिका जल प्रपात निर्माण की सामान्यतः पहली अवस्था है जिसमें पानी का प्रवाह धरातल से सटे हुए तो होता है जबकि प्रपात में पानी ऊपर से नीचे गिरता है। शिप्रिका की रचना प्रपात के पीछे हटने से भी हो सकती है। प्राय नदी के तल में असमान संरचना वाली चट्टानों के बिछे होने के कारण से विषम अपर्दन होता है। तो प्रपात जैसा तीव्र ढाल तो नहीं होता है परंतु पानी में एक सीढ़ी नुमा प्रकार की आकृति का निर्माण हो जाता है जिसके हम पानी उछल उछल के आगे की तरफ प्रवाह करता है तो उसे हम शिप्रिका कहते हैं। और शिप्रिकाओं का एक लगातार एक जो क्रम अगर पूरी तली में पाया जाता है तो उसे हम कास्केट कहते हैं। तो उसके बाद जो चौथी जो नदी के अपर्दन कार्य से निर्मित सुंदर संरचना है जो है वो जल प्रपात कहलाती है। नदी के तल में असमान शैल संरचना तथा विषम ढाल होने पर जल का बहाव कहीं धीमा मंद तथा तीव्र होता है। नदी का ढाल कठोर चट्टानों के कारण से तेजी से तीव्र गति से ऊंचाई से गिरता है। इस ऊंचाई के गिरने के कारण से उसकी जो गहरान है, जो कटान है वो ज़्यादा बढ़ता जाता है और उसे ही जलप्रपात कहते हैं। जलप्रपात नदी का एक सुंदर मतलब प्राकृतिक रूप से निर्मित एक सुंदर संरचना है जो हमारे को देखने को मिलती है। तो जलप्रपात मुख्यतः कई स्थानों पर जल विद्युत या इसके उत्पादन के लिए भी कार्य करते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट इसकी जो अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति है वो अंतर्गतित पर्वत स्कंध है जिसे इंटरलॉकिंग स्पर्स कहते हैं। लंबोत अपर्दन द्वारा नदी जो है पहाड़ी की समान संरचना वाली चट्टानें कठोर चट्टानी वाले भाग में घाटी को गहरा करने का प्रयास करती है। कठोर शैलों के अवरोध के कारण से चक्कर लगा के बहती है। इस प्रकार नदी कठोर चट्टानों के दरारों से होकर मुड़ती हुई बहती है। इससे उन मोड़ों के अवतल कॉनकेव किनारे पर अपर्दन से स्कर्स की या स्कंदों की रचना होती है जो नदी के प्रत्येक किनारे से भीतर की ओर बढ़कर आपस में गुथे हुए दिखाई देते हैं। यानी कि संक्षेप में जो इंटरलॉकिंग है उसमें जिस तरह से हम चोटी को रूप देखते हैं, जो बालों से निर्मित जो चोटी है उसमें एक दूसरे को ऐसे लॉक करते हुए हम चोटी बनाते हैं मानवीय शरीर में। तो उसी प्रकार से प्रकृति में भी कठोर चट्टानों की संरचना के कारण से उसके निर्मित दरारों के अंतर्गत जो नदी का जो जल है वो इस तरह से नदी में इस तरह से बहता जाता है और कटाव करता रहता है जो दूर से देखने पर हमें एक पर्वत दूसरे पर्वत में स्कर के रूप में या एक दूसरे में घुसे हुए दिखाई देते हैं। इसे ही हम अंतर्गतित इस पर्वत स्कंद या इंटरलॉकिंग स्पर्श कहते हैं। नेक्स्ट जो संरचना है
वो संरचना है आपकी संरचनात्मक सोपान, स्ट्रक्चरल बेंचेज। इसकी उत्पत्ति नदी के मार्ग में कठोर व कोमल शैलों के क्षैतिज परत के रूप में बिछे होने पर होती है। यानी क्षैतिज से मतलब वो नदी के जब बहरी है तो उसके एक साइड में कठोर है, उसके जस्ट अगले से बाद में आपकी कमज़ोर है, फिर कठोर है। तो इस तरह से निर्मित चट्टानों के ऊपर जब नदी बहती है तो वो कोमल विभेदक अपरदन क्रिया के कारण से कोमल चट्टानों को शीघ्रता से काट देती है और उनके ऊपर स्थित कठोर चट्टानों को वो कम काट पाती है। इस प्रकार से नदी की जो संपूर्ण घाटी का जो निर्माण है वो आपका एक तरह से स्ट्रक्चरल बेंचेज के रूप में संरचनात्मक सोपान यानी कि संरचना के आधार पर सीढ़ी नुमा प्रकार की आकृति का निर्माण होता है, जिसे ही हम संरचनात्मक सोपान कहते हैं। ये नदी वेदिकाओं से भिन्न होते हैं। इनकी उत्पत्ति में चट्टान की संरचना का नियंत्रण होने के कारण से इसी वजह से इन्हें संरचनात्मक पीठिका या वेदिका भी कहते हैं। नदी वेदिका रिवर टेरेस में क्या है, रिवर टेरेस जो है संरचनात्मक सोपान से विभिन्न रूप से होती है। इसमें क्या है, नदी के किनारे पर सोपान जैसी आकृति का निर्माण होता है जो वास्तव में आरंभिक बाढ़ का मैदान का अवशेष होती है और जो पुनर्युवन या नवोन्मेष होने के कारण से बनती है। ये वेदिकाएं नदी के आरंभिक तल को प्रदर्शित करती है। कभी नदियों की घाटियों में वेदिकाओं का क्रम सीढ़ी नुमा होता है तथा एक के बाद एक वेदिकाएं नीचे की तरफ उतरती चली जाती हैं, क्योंकि इनकी तली में पुनर्युवन होता रहता है, जिसके कारण से वो जो नदी का संपूर्ण जो घाटी है वो हमें एक तरह की वेदिका दिखाई देती है। उसके बाद में हम आगे चलेंगे तो हमारा जो अपरदन का कार्य है उसको हम अगले व्याख्यान के अंतर्गत में हम देखेंगे कि नदी का इस अपरदन कार्य के रूप में विस्तार और विस्तार से निर्मित स्थलाकृति को हम देखेंगे।